नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। सबसे बड़ी खबर जिसको इस समय हर जगह सबसे बड़ी खबर होना चाहिए था, कम से कम मिडिल ईस्ट में और बाकी कंट्रीज में तो बड़ी खबर होना ही चाहिए था, वो ये कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर बेन ग्वेर हजारों लोगों को लेकर पहुंचता है और वहां पर अपना पूजा पाठ जो करना होता है, जो भी उसका सिस्टम होता है, वो करता है। यह खबर हारीज में छपी है, यह खबर जेरूसलम टाइम्स में छपी है, टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है। और मुझे लगा था कि आज जब मैं इस खबर को ढूंढना शुरू करूंगा तो कम से कम सऊदी अरबिया से कोई खबर आएगी। सऊदी अरबिया के जो किंग हैं वो मक्का और मदीना मस्जिद के कस्टोडियन भी हैं, इस हिसाब से इस्लामिक लीडर भी हैं। और मुझे लगा था कि कम से कम अल अक्सा मस्जिद की इस बेहुरमती के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे। बरसों से लगातार इस तरह की हरकतें होती रही हैं, लेकिन बेन ग्वेर ने दावा किया कि मैंने वो करके दिखाया जो 30 साल में कभी नहीं हुआ था। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बार बार कहता है कि हमने उसका स्टेटस को मेंटेन करके रखा है, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं, वीडियो जो आ रहे हैं, उनको साफ देखकर लग रहा है कि एक तरफ मुसलमानों को रोका जाता है अल अक्सा मस्जिद में घुसने से, दूसरी तरफ ईसाई जो वहां के हैं उनको अपना त्योहार मनाने से रोका जाता है। और यहां पर यहूदियों को अल अक्सा मस्जिद में, जिसको वो टेंपल माउंट कहते हैं, वहां पर घुसने की इजाजत दी गई। बाकायदा पुलिस वहां पर थी, कोई रोकने वाला नहीं था जब मिनिस्टर यह हरकत कर रहा था। तो कौन रोकता? इसके बाद भी अगर पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड खामोश बैठा हुआ है तो फिर उनसे किस बात की और क्या उम्मीद की जाए, ये आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बड़ी खबर आई है हमास से जुड़ी हुई। सीज फायर की लगातार बात चल रही थी और हर जगह आप एक ही हेडलाइन देखेंगे कि हमास रिजेक्टेड द सीज फायर। मैं आपको टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर दिखाता हूं जहां यह कह रहे हैं कि हमास रिजेक्टेड द सीज फायर। जो ओपनिंग लाइंस हैं उनमें और बाकी नीचे कहीं यह बात नहीं है कि क्यों हमास ने सीज फायर को रिजेक्ट किया। नीचे जाके आप देखेंगे तो एक लाइन में सारा मामला निपटा दिया जाता है। हमास ने सीज फायर रिजेक्ट नहीं किया है, यह बात बिल्कुल गलत है। हमास ने तो साफ कहा है कि हम सारे लोगों को एक साथ छोड़ने को तैयार हैं। आप फलस्तीनियों को रिहा कीजिए जैसा तय हुआ था, और हम सारे के सारे जो इजरायली होस्टेज हमारे पास हैं, जिनके बारे में हमें खबर है, जो हमारे पास हैं, उन सबको हम छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात हमास पहले भी कह चुका है और यह बात हमास अब भी कह रहा है। पेच कहां पे फंसा है? इजिप्ट के थ्रू नेतन्याहू ने जो प्रपोजल भिजवाया है उसमें साफ साफ यह लिखा है कि एक तो यह परमानेंट जंग बंदी नहीं होगी, 45 दिनों के बाद कभी भी जंग शुरू हो सकती है, 45 दिनों के अंदर आपको होस्टेजेस को छोड़ना है। यहां तक तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इसके साथ यह है कि होस्टेजेस को छोड़ने के साथ साथ हमास को अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे, डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा। यह शर्त पहली बार रखी है नेतन्याहू ने। अब जरा कल्पना कीजिए, 45 दिन का सीज फायर हो जाता है, हमास अपने सारे हथियार भी रख देता है और सारे होस्टेजेस को लौटा भी देता है, और उसके बाद अगर इजराइल दोबारा से आक्रमण कर देता है 45 दिन के बाद फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, तो उसको कौन रोकेगा? अमेरिका रोकेगा नहीं। दुनिया क्या करती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वहां पर लड़ाके होंगे नहीं जो थोड़ा बहुत रोक पाएं या उनसे जंग लड़ पाएं। तो हमास अपने हथियार छोड़ने पर नहीं राजी है। उसका कहना है कि हम फलस्तीन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और हथियार रखना हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, इसलिए हथियार तो हम नहीं रखने वाले। हां, आपके होस्टेजेस को हम रिहा करने वाले हैं, सबको रिहा कर देंगे, और वो भी इस शर्त पे कि आप जंग को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो जो जंग को हमेशा से खत्म करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से खत्म करने को तैयार है, जो सारे होस्टेजेस को वापस लौटाने के लिए तैयार है, वो सीज फायर के लिए मना कर रहा है या उसने सीज फायर मना कर दिया। ये खबर कितनी सच हो सकती है, कितनी झूठ और कितनी मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, वो आप समझ सकते हैं। यही काम जेरूसलम पोस्ट ने भी किया हुआ है। हेडिंग में लगाया है कि हमास रिजेक्टेड द सीज फायर, और नीचे जाके एक लाइन में कहीं लिखा है कि हमास ने हथियार रखने से मना कर दिया है। दरअसल अगर कल की N12 की खबर, जो इजरायली अखबार है, उसकी खबर देखें तो वो साफ साफ कहता है कि चाहे वो क्रेमर हो, चाहे नेतन्याहू हो, ये लोग जंग किसी भी हाल में बंद नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जंग लगातार जारी रखना चाहते हैं। सीज फायर के नाम पर ये लोग सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। हमास को जिस तरह से हथियार रखने के लिए कहा गया है, हमास उसको कभी नहीं मानेगा। ये बात कोई भी समझ सकता है।
अब है ये कि इजराइल की हालत खराब है, बाकी सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। अभी हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि शिन बेट के चीफ को हम हटाने का ऑर्डर नहीं देंगे। आपने जो शिन बेट के चीफ को हटाया था वो इलीगल था, हमने रोक लगा दी है। और मार्केट लगातार डाउन जा रहा है। आप वहां का जो स्टॉक मार्केट है अगर उसको देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में ये महीने भर का रिपोर्ट है स्टॉक मार्केट की, आप देखिए कि कैसे स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। लगातार मूडी और दूसरी एजेंसीज ने इजराइल की रेटिंग घटाई है। तो आर्थिक समस्या भारी है, बाकी दिक्कतें हैं जिनसे बचने के लिए नेतन्याहू ये नाटक कर रहा है। अब आर्थिक समस्याएं तो खैर कहीं भी हो सकती हैं। हमारे यहां भी शेयर मार्केट में अमेरिका जो कुछ कर रहा है उसके बाद लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट को लेकर एक छोटी सी बात है, उसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशंस में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है शुरुआत कैसे करें। बस इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या साल भर की भारी भरकम फीस नहीं लगती। सिर्फ एक बार ₹99 का लाइफ टाइम चार्ज और बस। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए ऐप की और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है इस ट्रेड पर, ताकि आपके ज्यादा नुकसान ना हो। वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है, मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को और इतनी आसानी से यहां 1499 रुपीस का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 115%, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देती है। देखिए मार्केट वुल्फ के यूजर्स हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मार्च में 53,258 रुपए का प्रॉफिट बुक किया गया और अप्रैल में 2 हफ्ते में 40,352 रुपए का प्रॉफिट बन चुका है, सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेड कीजिए। और मैं फिर कहूंगा इसके बाद कि शेयर मार्केट कुल मिलाजुला के उतार चढ़ाव से भरी हुई चीज है। पैसा आपका है, बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाइए, बहुत ध्यान से अपना पैसा लगाइए। मेहनत की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है, मेहनत की कमाई है। और मेहनत की कमाई हमेशा बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए ताकि वो आपके काम आए, बर्बाद ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया है शिन बेट के चीफ को हटाने का। इजराइल वैसे ही परेशान है, इजराइल क्या नेतन्याहू वैसे ही परेशान है। एक खबर कल आई थी कि नेतन्याहू ने प्लान कर लिया था ईरान के ऊपर अटैक करने का। मई की शुरुआत में इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था और उसके बाद उसको रोक दिया अमेरिका ने। कहा कि नहीं अभी अटैक मत करो, हम उनसे बातचीत करेंगे। और आप देखते हैं कि बातचीत बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। पहले राउंड की बातचीत ओमान में हो चुकी है, उसके आगे की बात करूंगा। अगले राउंड की बातचीत का भी प्लान लगभग फाइनल है। अब यह खबर जो है अचानक से लीक होती है अमेरिका के अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और तहलका मच जाता है पूरी दुनिया में। यहां तक कि ट्रंप का भी बयान आता है। ट्रंप कहते हैं कि नहीं मैंने रोका नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि बातचीत पहले कर ली जाए, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। अब क्या हो रहा है, इजराइल के अखबारों में लगातार यह खबर छप रही है। आज खबर छपी हुई है कि यह लीक किसी और ने नहीं किया है, यह लीक किया है नेतन्याहू ने खुद। और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उसने ये लीक किया है ताकि लोगों के बीच में यह बात जा सके कि वो तो ईरान से लड़ने को तैयार है, अमेरिका ने मना कर दिया, वरना ईरान पर अभी तक अटैक कर चुका होता। ऐसा लग रहा है ईरान पर अटैक अगर वो कर देगा और अमेरिका मदद नहीं करता है तो क्या होगा ये वहां के लोगों को नहीं पता है।
वहां के लोग ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस देख चुके हैं कि किस तरह से ईरान की मिसाइलें पूरे इजराइल के ऊपर गिरी थी। तो अगर आक्रमण इजराइल अकेला करता है, अमेरिका साथ नहीं देता है, तो इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये सब जानते हैं। ईरान में लगातार नई नई बातें आ रहे हैं। IAEA के चीफ वहां पे आए हुए थे, आके गए। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ दिनों में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। उधर अमेरिका लगातार कह रहा है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो उनकी पावर है वो हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तभी समझौता करेंगे। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम ही वो खत्म कर दें पूरी तरह से। ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम कतई खत्म नहीं करेंगे। यहां पर एक डेडलॉक बना हुआ है। इजराइल चाहता है कि वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम ही लीबिया की तरह से पूरी तरह से खत्म कर दे। ईरान उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इस बीच में कई बेहद इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। सऊदी अरब के जो किंग हैं, उनके बेटे और वहां के डिफेंस मामलों के जो चीफ हैं, वो कल अचानक पहुंचे ईरान। अब ईरान के अंदर पता होगा, ईरान की एजेंसीज को पता होगा, लेकिन पहले से कहीं कोई खबर बाहर नहीं आई थी। अब वो पहुंचे ईरान और ईरान में उन्होंने MBS का एक लेटर, जो अपने किंग हैं और उनके पिताजी हैं, उनका एक लेटर खामनेई साहब को दिया। इसके साथ साथ उनकी जो मुलाकात है वो पेजेश्कियन साहब से भी हुई और इस मुलाकात को, इन सारी चीजों को उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर लिखा भी। और उसके बाद चर्चा हुई कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस डील हो सकती है। लोगों ने यहां तक कहा कि जब ईरान ये कह रहा है कि वो हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बहुत दिनों से सऊदी अरबिया एटॉमिक बम बनाना तो चाहता है लेकिन बना नहीं पा रहा है, उसके लिए ईरान उसकी मदद करेगा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर मैं आऊंगा, सऊदी अरबिया के पूरे रोल पर आऊंगा, क्योंकि हूथी पर भी बात करनी है। हूथी के ऊपर सऊदी अरबिया ने हमला किया है और ईरान, वहां के आप एक तरह से कह सकते हैं क्राउन प्रिंस के बेटे जो हैं वो जा रहे हैं। तो ये पूरा खेल मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। जो कतर के अमीर हैं वो पहुंचे हैं रशिया। कल वो रशिया में थे, उनके मुलाकात हुई पुतिन के साथ और उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमास के साथ जो समझौता किया था वो समझौता नहीं निभाया है। यानी एक तरह से इजराइल की खुली मलामत की पुतिन के साथ मुलाकात करके। और यह बात तब और इंपॉर्टेंट हो जाती है जब उसके तुरंत बाद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरगाची, वो जा रहे हैं रशिया। और अरगाची का बयान आता है कि सेकेंड राउंड की जो बातचीत होगी वो होगी रोम के अंदर, और हम सेकेंड राउंड की इनडायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार हैं। रोम कहां है? इटली में। इटली की प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, और मेलोनी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है ट्रंप के साथ। यानी मेलोनी गई हुई हैं अमेरिका। वो वायरल वीडियो भी बड़ा मजेदार है। इटली के किसी पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या आपने यूरोपीय लोगों को पैरासाइट कहा था? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले टेलीग्राम की एक चैट लीक हो गई थी जिसमें यूरोप के लोगों को पैरासाइट कहा गया था वाया ट्रंप। ट्रंप उसमें खुद शामिल नहीं थे, लेकिन किसी ने कहा था कि ट्रंप यूरोपियंस को पैरासाइट मानते हैं। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप पैरासाइट मानते हैं? मेलोनी ने तुरंत कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। और फिर पलट के वही सवाल पूछा ट्रंप से कि क्या आपने ऐसा कहा था कि आप यूरोप के लोगों को पैरासाइट मानते हैं? ट्रंप ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और उसके बाद जो मेलोनी के चेहरे पे हंसी आई है वो मजेदार है। वो हंसी बहुत सारी बातें करती है। खैर, अपने इशू पे आते हैं। इटली की प्रधानमंत्री गई हुई हैं ट्रंप से मिलने के लिए। फ्रांस के अंदर मुलाकात हो रही है यूएस के जो एनवाय हैं रान डर्मर, उनकी मुलाकात हो रही है मोसाद के चीफ से। ईरान के विदेश मंत्री गए हुए हैं, मैंने आपको बताया, मास्को। वहां पर उनकी पुतिन और बाकी सारे लोगों से मुलाकात होने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि रोम के अंदर अगला राउंड होना है। तो सीधी सी बात है कि ईरान और अमेरिका की जो ये बातचीत है, इस पर सारी दुनिया की निगाह है। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की बातचीत नहीं है। अमेरिका अपने पार्टनर इजराइल से बात कर रहा है, वहां के मोसाद के चीफ से बात कर रहा है। फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर मेलोनी गई हुई हैं, जहां पे बातचीत होनी है। मेलोनी गई हुई हैं अमेरिका, और अरगाची गए हुए हैं रशिया। उसके पहले कतर के अमीर जो हैं वो रशिया से होकर लौट आए हैं। और इन सब के बीच सऊदी अरब के जो किंग हैं उनके बेटे पहुंच जाते हैं ईरान, और वहां से साथ में फोटो आती है, खामनेई के साथ फोटो आती है, उनकी फोटो पेजेश्कियन के साथ आती है, और बयान आते हैं कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। यानी बहुत सीधा सा मामला है। जैसा मैंने कहा कि ईरान और अमेरिका की ये बातचीत सारी दुनिया की निगाह में है और खलबली सी मची हुई है। और खलबली इसलिए मची हुई है कि अगर ये बातचीत टूट जाती है और अमेरिका वाकई ईरान के ऊपर हमला करता है तो ये एक इंटरनेशनल मामला हो जाएगा। अब जरा हूथी को सेंटर में रख के बात कर लेते हैं। हूथी के ऊपर 900 से ज्यादा यूएस की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं
वहां भी गिरे हुए मकान, मरे हुए लोग देखे जा सकते हैं। कल की एयर स्ट्राइक में 38 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। तो और यमन ने अभी तक रेड सी के ऊपर कब्जा बना के रखा है, चाह के भी एक भी शिप रेड सी के थ्रू इजराइल नहीं जा पा रही है। यानी यमन फलस्तीन के समर्थन में लगातार लड़ाई लड़ रहा है। आज सुबह उसकी मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंची। तेल अवीव का यानी इजराइल का दावा है कि मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन यमन लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, अमेरिका का हमला झेल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, खबर यह आई कि सऊदी अरबिया ने हूथियों के ऊपर हमला किया अमेरिकी हमला खत्म होने के तुरंत बाद। और इसके साथ खबर आई कि यूएई समर्थक जो मिलिशिया है, जो लड़ाकू हैं, वो हूथियों के खिलाफ लड़ने वाले हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाले हैं, जमीन से जाकर लड़ने वाले हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो, अमेरिका हो, ये सब चाहते हैं कि यमन के अंदर जिस ताकत को हराकर हूथी आया था, जो अमेरिका सपोर्टर थी, सऊदी अरब की सपोर्टर थी, उसको फिर से सत्ता में लाया जाए और हूथियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अब एक तरफ सऊदी अरब हूथियों पे हमला कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब के डिफेंस चीफ जो हैं वो ईरान जा रहे हैं। क्या चल रहा है अंदाज लगाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि हूथियों को अपने हाल पे छोड़ देगा। अगर ऐसा है तो बेहद खतरनाक है और मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा कभी कुछ करेगा। बहुत मुमकिन है कि सऊदी के जो चीफ गए हुए हों ये कहें कि हम अपने अड्डों का, जो हमारे यहां अड्डे हैं, उनका इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे अगर जंग होती है। बदले में हमसे वादा यह कीजिए कि जंग अगर होती है तो आप सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। यह बात भी मुमकिन हो सकती है। यह भी हो सकता है चूंकि सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब है, तो अमेरिका का कोई मैसेज लेकर गए हों सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर और वहां के किंग के बेटे हैं। ये सारी बातें तुरंत पता नहीं चलती, कुछ दिनों बाद ये सारी बातें बाहर आएंगी। उधर हमास के मना करने के बाद एक बार फिर यह हो गया है कि होस्टेजेस रिहा होंगे या नहीं होंगे। अभी कल हमास ने कहा था कि एक जो अमेरिकी इजरायली होस्टेज है, इजराइल के हमले के बाद वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग उसको अपने पास रखे हुए थे, जिन लोगों के पास उनका कमांड था, उनसे हमारा संबंध टूट गया है। इसी समय जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, हकाबी इजराइल के एम्बेसडर बनाए गए हैं, अमेरिका ने जिनको इजराइल का एम्बेसडर बनाया है, उनका बयान आता है कि हम सारे होस्टेजेस को घर ले आएंगे। कहां से ले आएंगे आप? अगर समझौता नहीं होगा तो आप नहीं ला पाएंगे। 15 महीनों की लड़ाई में आप एक होस्टेज अगर नहीं छुड़ा पाए, पूरे गजा को, पूरे रफा को तबाह करने के बाद, सैकड़ों लोगों की जान लेने के बाद, जमीन को जिंदा नरक बनाने के बाद भी अगर एक होस्टेज को आप वापस नहीं ले पाए, तो जंग चलते चलते आप होस्टेजेस को कैसे वापस ले आएंगे? यह बिल्कुल नामुमकिन है। हमास ने बहुत साफ कहा है कि आप समझौता कीजिए, जंग रोकिए, अपनी आर्मी हटाइए और हम सारे होस्टेजेस को एक बार में रिहा कर देंगे। अगर वाकई होस्टेजेस की चिंता होती तो जंग रोक के उनको रिहा करवा लिया गया होता। कल भी जेरूसलम में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है जिसमें लोगों ने मांग की है कि जंग को बंद किया जाए और होस्टेजेस को रिहा कराया जाए। इसी बीच में दुनिया भर से लगातार फलस्तीनियों के समर्थन की खबरें आ रही हैं। मालदीव से एक खबर आई है कि इजरायलियों के वहां जाने पर ही रोक लगा दी गई। वहां के राष्ट्रपति ने ऑर्डर निकाला कि इजरायली मालदीव के अंदर नहीं आ सकते हैं छुट्टी मनाने के लिए। और पाकिस्तान से एक मजेदार खबर आई कि केएफसी के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे फलस्तीन के समर्थन में और 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल चाहे वो केएफसी हो, चाहे कोको कोला हो, चाहे मैकडोनाल्ड हो, पेप्सी हो, इन सब का बहिष्कार चल रहा है बहुत सारे देशों में। खास तौर पे मिडिल ईस्ट की जो जनता है वो लगातार बहिष्कार कर रही है, जिसके चलते इनके बहुत सारे सेंटर्स बंद भी हुए हैं। यह बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि ये इजराइल का समर्थन कर रहे हैं इसलिए हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। तो दुनिया में करवटें बहुत तेजी से चल रही हैं। यहां के वहां जा रहे हैं, वहां के यहां जा रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि सऊदी के क्राउन प्रिंस के बेटे सीधे पहुंच जाएंगे ईरान और उनकी फोटो आएगी किसके साथ? उनकी फोटो पेजेश्कियन के साथ भी आएगी और खामनेई साहब के साथ भी आएगी। कतर के अमीर पहुंच जाएंगे रशिया और वहां जाकर कहेंगे इजराइल ने वादा नहीं निभाया है सीज फायर का। यह भी किसी ने सोचा नहीं था। इसके बाद कतर के जो विदेश मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं उनकी ट्रॉलिंग शुरू हो गई। 2014 का उनका एक ट्वीट निकाला गया जिसमें उन्होंने कहा था हम सब हमास हैं। 2014 में जब लगातार हमला हो रहा था
गजा के ऊपर। उस समय उन्होंने लिखा था, बताया जाता है बाद में उन्होंने ट्वीट हटा भी दिया था, लेकिन 2014 का ट्वीट इजराइल के अखबारों को अब याद आ रहा है और कतर को ट्राल कर रहे हैं। कतर से पैसा लेने का इल्जाम लगा हुआ है नेतन्याहू के ऊपर। उनके दो खास लोग इसी मामले में गिरफ्तार हैं, जिनको कतर गेट के मुकदमे के रूप में जाना जा रहा है। इतना तमाशा पूरी दुनिया में चल रहा है। फ्रांस में मैंने आपको बताया, पेरिस में मोसाद के जो हेड हैं और ड्रेमर जो ये बातचीत सारी देख रहे हैं, होस्टेजेस वगैरह की बातचीत देख रहे हैं, उनके बीच मुलाकात का मामला है। ये सब मिलाकर कहां पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब इजराइल ने वहां जो टेंट में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है, जिसमें कई मासूम बच्चे और मासूम लोग मारे गए हैं। अब जब हमास ने हथियार रखने से मना कर दिया है तो इजराइल अपने हमले बढ़ाएगा या फिर होस्टेज डील करने की कोशिश करेगा, यह देखने वाली बात होगी। साथ में ईरान और अमेरिका के बीच में जो अगले दौर की बातचीत होती है, कब होती है, रोम में होगी, ये बात तो सामने आ गई। इसी शनिवार को होती है या आगे बढ़ती है, उस बातचीत में मामला कहां पहुंचता है ये भी देखने वाली बात होगी। और ईरान क्या रेजिस्टेंस से अपने आप को अलग कर रहा है, हूथी से, हमास से खुद को अलग कर रहा है, क्योंकि इस पूरी बातचीत में कहीं भी गजा के अंदर शांति स्थापित करने की बात नहीं आई है। इस पर भी निगाह हम सब बनाए रखेंगे। जैसा जब जो डिटेल आएगा वो आपके सामने शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में मार्केट वुल्फ के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर ये लगे कि आपके काम का है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, पिन कमेंट में भी दे दिया है। आप आराम से उस लिंक को खोल के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे